आज हिंदी की इस कक्षा में पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को और आपके अभिभावकों को मेरी ओर से सुप्रभात एवं वैदिक नमस्ते। आपके अभिभावकों के सहयोग के लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि वे मेरे इस प्रयास को सराह रहे हैं। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभ्यास सागर के उप विषय विराम चिन्हों को हमने अपनी पिछली कार्यशाला में पूरा किया था। उसमें हमने विराम चिन्ह के नाम और विराम चिन्हों को किस तरह लिखा जाता है उनकी पहचान की थी। विराम चिन्हों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने इनकी कुल संख्या 20 बताई है। विराम चिन्हों के प्रयोग को हम अधिकतर लिखित भाषा में करते हैं, क्योंकि लिखित भाषा में हम अपने कथ्य को पूरी तरह से व्यक्त कर पाएं, इसके लिए विराम चिन्हों की एक विशेष भूमिका रहती है। भाषा को लिखित रूप में लिखते हैं तो हम भाषा की पूर्णता के लिए और उसके वक्तव्य को किस तरह से व्यक्त करें, इसके लिए हम स्थान स्थान पर विराम चिन्ह लगाते हैं, जो हम इन वाक्यों के अनुसार हम पूरी तरह से उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास दिया, पहला वाक्य हमें दिया गया है, हमने जीवन में कई पड़ोसी बदले हैं। तो है में हमें विराम चिन्ह का प्रयोग दिया गया है, तो हम विराम का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम उस चिन्ह को लिखेंगे कि इसको कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा वाक्य जो हमारे पास दिया गया है बेटा, उसमें हमें एक से अधिक विराम चिन्ह दिए गए हैं। ख भाग में एकल उदाहरण चिन्ह दिया गया है, आपको 2 कॉमा लगाए गए हैं और एक विराम चिन्ह है। तो हम दोनों चिन्हों को अंकित करके दूसरे बॉक्स में एकल उदाहरण चिन्ह लिखेंगे और पूर्ण विराम चिन्ह लिखेंगे। तीसरा ग भाग हमारे पास जो है, उसमें हमें 2 से अधिक 3 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। हम एक ही सवाल दागते अल्पविराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू किया गया है। प्रश्नवाचक भी है और दोहरा उदाहरण चिन्ह यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ है। जब भी हमने दोहरा उदाहरण चिन्ह या एकल उदाहरण चिन्ह लगाना है बेटा, तो उसकी समाप्ति हम या पूर्ण विराम के बाद करेंगे, या अगर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो उसके बाद करेंगे, उससे पहले हमने नहीं लगाना है। ये नियम है व्याकरण का। तो यहाँ हमारे पास कितने हैं बेटा? 3 चिन्ह हैं, अल्पविराम, दोहरा उदाहरण चिन्ह और प्रश्नवाचक। तो हम उन चिन्हों को लिखेंगे और उनके नाम आगे लिखेंगे। जैसे हमने अल्पविराम अंकित किया तो अल्पविराम, फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। घ भाग में हमारे पास है, इसमें हमारी संख्या और बढ़ गई है चिन्हों की। देखिए, आंटी अल्पविराम आंटी, फिर विस्मयादिबोधक है, मम्मी ने आपकी साड़ी प्रेस करवा कर भेजी है, फिर पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह समाप्त। तो इस तरह से हम फिर से क्या करेंगे, इन सभी चिन्हों को लिखेंगे। दोहरे उदाहरण चिन्ह से हमारा शुरू है वाक्य, इसलिए हम पहले दोहरे उदाहरण चिन्ह को लिख रहे हैं। फिर हमारे पास अल्पविराम है, उसके बाद विस्मयादिबोधक है, फिर पूर्ण विराम है और फिर दोहरे उदाहरण चिन्ह को हमने समाप्त किया है वाक्य के अनुसार, जहां हमारा वाक्य समाप्ति भी है और दोहरे उदाहरण चिन्ह का अंत भी है। जब वाक्य पूर्ण कर लिया जाता है तो हम लगाते हैं बेटा पूर्ण विराम। अब इन चिन्हों के हमने नाम लिखने हैं, दोहरा उदाहरण चिन्ह, अल्पविराम, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। अगले वाक्य में हमारे पास 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं बेटा। पंडित जी, अब पंडित जी का मतलब पंडित जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे। अब इस वाक्य में हमारे पास एक कोष्ठक चिन्ह है और कोष्ठक चिन्ह के साथ साथ क्या चीज है? पूर्ण विराम। कोष्ठक चिन्ह लिखना है आपने, इसको ठ को जोड़ना है ऊपर, ठ। अब मानक हिंदी में इसको ठ कहा जाता है, तो इसको आपने ठ बनाना है, कोष्ठक चिन्ह। इस तरह से हमारा विराम चिन्ह का जो उपविषय है बेटा वो पूरा हुआ। कामता प्रकाश जो है, कामता प्रसाद जी ने व्याकरण में मुख्यतः 20 जो संख्या मानी है इन चिन्हों की, विराम चिन्हों की। ये विराम चिन्ह हमारी लिखित भाषा के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि अगर ये लिखित चिन्ह ना हो तो हम अपनी भाषा को जब लिखते हैं तो इन चिन्हों के बिना हम अपनी भाषा के भावों को पूर्णतः व्यक्त करने में
समर्थ नहीं हो पाते हैं, हमारी भाषा में भावों का अधूरापन रहता है। अब कुछ वाक्य में प्रश्न नंबर 9 में और दिए गए हैं जो हमारा अभ्यास कार्य है। नीचे लिखे गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इससे पहले हमने विराम चिन्ह पढ़े, विराम चिन्ह के रूप का ज्ञान प्राप्त किया, विराम चिन्ह को किस तरह लिखते हैं वो पढ़े। अब हम अपने वाक्यों के अनुसार कैसे ठहराव है वाक्यों में, उस तरह से हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साधारण वाक्य है बेटा, क भाग में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ लगेगा पूर्ण विराम चिन्ह। मैं चिल्लाया, यहाँ हम थोड़ा सा ठहराव दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैं चिल्लाया और रुक रही हूँ, तो यहाँ अल्पविराम लगेगा। और फिर क्या किया, यह कूड़ा किसने फेंका, एक प्रश्न किया, तो दोहरे उदाहरण चिन्ह से हम इसको शुरू करेंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह है इसलिए प्रश्न सूचक लगाएंगे, यहाँ प्रश्नवाचक लगाएंगे और दोहरे उदाहरण चिन्ह की समाप्ति करेंगे। तीसरा जो वाक्य है, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। प्रेमचंद कौन है, हमारे लेखक, पर बताया क्या जा रहा है कि हमने क्या पढ़ा, उनकी बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो एकल उदाहरण चिन्ह हमारी जो उनके द्वारा लिखी गई रचना है जो हमने पढ़ा, उसमें हम एकल उदाहरण चिन्ह लगाएंगे। घ भाग में बच्चों के बाद हम क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं किसी को। तो जहां भी संबोधन दिया जाता है, बोला जाता है, पुकारा जाता है, एड्रेस किया जाता है किसी को, वहां लगता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर अगले भाग में हमारे पास है कचरा इधर उधर मत फेंको। तो इधर उधर जो हमारे पास शब्द है उसके बीच में लगेगा योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया हमने। इधर उधर, आना जाना, ऊपर नीचे, इन सब शब्दों में हमारे पास क्या लगता है, जो द्वंद्व शब्द हैं, द्वंद्व समास से संबंधित जो शब्द हैं, उन शब्दों में हमें लयात्मक शब्दों में क्या लगता है, योजक चिन्ह। फिर पूर्ण विराम का चिन्ह है जहां वाक्य की समाप्ति हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो च भाग है बेटा, अगले भाग में बच्चों अरे बाप रे, यहाँ आश्चर्य सूचक है या आश्चर्य का बोध हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां भी हम किसी भी भाव को व्यक्त करते हैं वहां क्या लगता है, विस्मयादिबोधक। इतना बड़ा हाथी, तो यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, विराम चिन्ह। इस तरह मैं आशा करती हूँ बेटा कि आप सभी को, सभी बच्चों को विराम चिन्हों का जो ज्ञान है वो हो गया होगा कि किस तरह के विराम चिन्ह है हमारे व्याकरण में। व्याकरण में मुख्यतः हमारे पास कामता प्रसाद द्वारा तो 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं, परंतु आपके इस अभ्यास सागर की पुस्तिका में केवल 9 विराम चिन्ह दिए गए हैं। उन 9 विराम चिन्हों को हमने पूरी तरह से समझना है और उनका प्रयोग करना है, ताकि हम अपनी भाषा को लिखते समय भाषा संबंधी जो ठहराव है, भाव व्यक्ति है, उस भाव अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि ना करें। अब प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास बेटा, उसमें क्या कहा गया है कि एक गद्यांश दिया गया है आपको, इसको ध्यान से पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इसी एक गद्यांश में छिपे हुए हैं। सभी बच्चे इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जहां जहां यहाँ भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उन विराम चिन्हों के प्रयोग को सही रूप से देखते हुए उनका उच्चारण करेंगे। इस तरह एक तो आपके पिछले प्रश्न की दोहराई हो जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इस गद्यांश को अगर देखते हैं तो रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने जन्मदिन पर बुलाया है। तो यह हमने वाक्य पूर्ण हुआ, इसके लिए क्या लगाया, विराम चिन्ह। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, वाक्य पूर्ण हो रहा है। तीसरा वाक्य भी हमारा पूर्ण वाक्य है, इसलिए क्या लगा, विराम चिन्ह। इस तरह हम जब अगली पंक्तियों में बढ़ेंगे तो हम इस पंक्ति को देखेंगे बेटा, वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी। यहाँ कहेंगी में वाक्य हमारा अधूरा है, रुके हैं कुछ क्षण, तो कहेंगी में हमने क्या प्रयोग किया,
अल्प विराम। अब क्या कहा, इसके लिए हमने प्रयोग किया दोहरा उदाहरण चिन्ह। हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। तो दोहरा उदाहरण चिन्ह हमारा समाप्त हुआ और प्रश्न इसलिए प्रश्न सूचक साथ में लगा। इस तरह इन विराम चिन्हों का प्रयोग जब आप करेंगे, पढ़ेंगे उस ठहराव के साथ, तो आप सबको पता चलेगा कि विराम चिन्हों की हिंदी भाषा के लेखन कार्य में कितनी उपयोगिता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा अब ये है, जब आप सारे बच्चे इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये सारे उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। मैंने यहाँ आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दिया है, तो सब बच्चे ध्यान से इसको पढ़कर अपने अपने अभ्यास सागर पुस्तिका पर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रीनू ने सबसे क्या कहा था। तो रीनू ने सबसे यह कहा था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। और यहाँ क्या करेंगे हम, वाक्य पूर्ति पर विराम चिन्ह का प्रयोग। फिर ख भाग में दूसरा प्रश्न हमारे पास है, रीनू कौन सा नजारा देखना चाहती थी। तो रीनू शाम का नजारा देखना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है ग भाग, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी। स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि उपहार ले जाने पर रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, मतलब हैरान हो जाएगी, और वह बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखे। खिसियाने चेहरे मतलब मुरझाए हुए चेहरे, इसलिए उसे जाना ही होगा। इस तरह से ग भाग तक हमने अभ्यास कार्य किया। अगला प्रश्न हमारा है घ, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा। जब वो रेवा के घर पहुंची तो उसने क्या क्या देखा। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा सचमुच रेवा का जन्मदिन था, सब खा पी रहे थे। अगला भाग है हमारा, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ। रीनू सबको बुद्धू बनाना चाहती थी, परंतु उसका अपना ही अप्रैल फूल बन गया। अप्रैल फूल बनना क्या होता है, बुद्धू बनना, मूर्ख बनना, तो वो अपने आप ही मूर्ख बनी। इस तरह हमारा गद्यांश कार्य पूर्ण हुआ बेटा। उसके बाद अब हमें फिर से उसी उपविषय को प्रयोग करना है प्रश्न नंबर 11 में, जो इससे पहले हम कर चुके। मुरली वाला बोला, अल्प विराम, बोला पे ठहराव है, आपको से दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू। आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। लागत क्या होती है बेटा, कीमत। तो सभी बच्चों को पता है कि जहां प्रश्न होता है वहां हम प्रश्न सूचक लगाते हैं और दोहरे उदाहरण चिन्ह को समाप्त करते हैं। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं। यहाँ वाक्य जुड़ा है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, अर्धविराम, क्योंकि हम अल्प विराम से अधिक लंबे समय तक रुके। दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे। यहाँ प्रश्न सूचक आपका लगेगा और दोहरा उदाहरण चिन्ह। आपने इसको यहां से शुरू करना है, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। पूरा वाक्य है, मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी। यहाँ क्षण भर के लिए रुके हैं तो फिर से अल्प विराम, तब मुझे इस भाव पड़ी है, विराम चिन्ह और दोहरा जो उदाहरण चिन्ह है उसकी हम समाप्ति करेंगे। इतना अभ्यास कार्य करने के बाद सभी बच्चों को ये विराम चिन्ह पूरी तरह से याद हो गए होंगे। अगर फिर भी विराम चिन्हों में किसी को हल्का सा भी लगता है कि कहीं विराम चिन्ह प्रयोग करने नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करें, पिछले अभ्यास को देखें जहां विराम चिन्ह दिए गए हैं और विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं, उनका उपयोग दिया गया है। तो बार बार अभ्यास से बेटा ये आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अन्यथा आप इसमें हमेशा उलझे रहेंगे। तो आपने क्या करना है, विराम चिन्हों को भाषा के अनुसार पढ़ना है, भावों के अभिव्यक्ति के अनुसार उन विराम चिन्हों को देखना है और उसी तरह लिखना है। अनुस्वार का प्रयोग हमने पहले भी किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग इस कार्य को आसानी से कर लेंगे, पर उसके बावजूद भी मैं आपको इसका एक उदाहरण दे रही हूं कि प्रशंसा शब्द है तो श की खड़ी पाई के ऊपर, दंत में द के ऊपर,
और हिंदी में ह और मात्रा के साथ ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। हंस में अनुस्वार का प्रयोग ह के ऊपर, कंधा में क के ऊपर, महंत में ह के ऊपर, प्रांत में प्र और आ का जो स्वर है, स्वर के ऊपर आना है आपने बेटा। दंग में द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें र के उचित प्रयोग के लिए कहा गया है। र के प्रयोग मैंने आपको बताए थे कि र का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। आपका पूरा र का प्रयोग, पदेन र का प्रयोग और रेफ र का प्रयोग। तो यहाँ भी हम फिर से करेंगे इसको। प्रभाव में हम पदेन वाले र का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राहक में हमने ग की जो खड़ी पाई है उसके साथ र का पदेन र का प्रयोग किया है। फिर भ्रष्ट में हमने फिर से पदेन र का प्रयोग किया गया है उसके स्वर के अनुसार। आश्चर्य में य के स्वर के साथ है, इसलिए हम रेफ वाले र का प्रयोग कर रहे हैं, ऊपर जो लगता है आधा र। केंद्र में हम द में द्र बना रहे हैं उसको आधे र के प्रयोग से। कर्मचारी, कर्म म के साथ स्वर है इसलिए आधा र ऊपर लगा रहे हैं। निर्दयी में भी रेफ वाले र का प्रयोग। प्रसाद में हम क्या कर रहे हैं, पदेन वाले र का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह हमारे ये उपविषय सभी पूर्ण हुए। अब जो अगला विषय हमारे पास बेटा वो नुक्ता है, वो भी हमने किया है इससे पहले उपविषय नुक्ता। नुक्ते का प्रयोग हमने पहले अभ्यास के पाठ में भी किया है, उससे पहले भी किया है। तो जहां भी हमारे पास ऐसे शब्द आए जिन पर जोर पड़ता है और अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हिंदी भाषा में, वो हम किसका प्रयोग करते हैं, नुक्ते का। तो यहाँ रोज जश के नीचे आपका नुक्ता लगेगा। गरज शब्द, टेलीफोन शब्द, लिफाफा, जीनत और नाज, इस तरह के जो शब्द हैं इन सब में हमने क्या किया, नुक्ते का प्रयोग किया। नुक्ते के साथ ही आज का हमारा जो विषय है वो समाप्त होता है बेटा। सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना कार्य पूर्ण करें।